बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पठन पाठन चल रही होगी। नहीं तो नाइट्रोजन की अपनी पूरी कहानी ख़त्म कर लिए हैं। आज से फॉस्फोरस प्रारंभ हो रही है। पी ब्लॉक एलिमेंट 12 के अंतर्गत हम लोग फॉस्फोरस के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं फॉस्फोरस कहाँ, कौन, क्या, कैसे है? नहीं तो फॉस्फोरस के बारे में कहा गया है, फॉस्फोरस सिंबल P, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31 ग्राम पर मोल मान लेते हैं, और ब्लॉक P पीरियड 3 ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 4, 10, 12, 3, 15। तो ये इनकी कहानी है। आइए देखते हैं इनके अपरूप। क्या देखेंगे? अपरूप। एलोट्रॉप्स। तो सबसे पहले अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता क्या होती है कि एक ही तत्व यदि अलग अलग रूप में पाए जाएं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाएं, तो उसको हम लोग अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप। क्या कहता है? जब कोई तत्व अलग अलग क्रिस्टलाइन या एमोर्फस स्टेट में, हाँ, जब कोई तत्व भिन्न भिन्न या अलग अलग को भिन्न भिन्न कहिए, विभिन्न क्रिस्टलाइन या एमोर्फस रूप में पाए जाते हैं तो उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। तथा हाँ, तथा क्या? एलोट्रॉप्स। तो यहाँ फॉस्फोरस के 3 अपरूप हैं। कौन कौन? नंबर 1 व्हाइट फॉस्फोरस, दो रेड फॉस्फोरस, तीन ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहां हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस सिंबल P, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, ब्लॉक P पीरियड 3 ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। ये फॉस्फोरस के परिचय हैं, कहाँ पर क्या है। अब फॉस्फोरस के बारे में कहा गया है कि फॉस्फोरस के कुछ अपरूप भी होते हैं। अपरूप, तो अपरूप किसे कहते हैं? जब कोई तत्व विभिन्न क्रिस्टलाइन या एमोर्फस रूप में पाए जाते हैं तो उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं, माने अपरूप कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। फॉस्फोरस के 3 अपरूप हैं। कौन कौन? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस।
सिंबल यही, एटॉमिक नंबर यही, सारा चीज यही, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं। केवल इसके स्ट्रक्चर, संरचना या अवस्था इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके आधार पर इन्हें विभिन्न अपरूपों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कार्बन के कई रूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कोक भी कार्बन है, कोल गैस भी कार्बन है, कोल तार भी कार्बन है, कजली नहीं, ब्लैक ऑयल, ये सब कार्बन है। पर कार्बन के अलग अलग रूप और अलग अलग स्टेट हैं। तो मेनली हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट और डायमंड को। ठीक उसी प्रकार फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो इनको आप नोट करें, बारी बारी से हम इनके गुणों को लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो इनको आप नोट करें फटाक से। तो चलिए इनको इरेज किया जाए और हेडिंग लगा देंगे व्हाइट फास्फोरस। तो आइए देखते हैं फास्फोरस के बारे में। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस कहता क्या है? व्हाइट फास्फोरस सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन, आखिर ये बनता कैसे है। कहता है जब फॉस्फेट रॉक माने फास्फोरस युक्त चट्टान Ca3PO4 के होल 2 को विद्युत भट्ठी में, नहीं इलेक्ट्रिक फर्नेस कहते हैं, विद्युत भट्ठी में 1773 केल्विन ताप पर कोक मीन्स कार्बन एंड सेंड मीन्स बालू, सिलिकेट के साथ गर्म किया जाता है तो व्हाइट या येलो फास्फोरस प्राप्त होता है। याद रखेंगे किन के साथ गर्म किया जाता है? कोक के साथ, और कोक और सेंड के साथ। कहां पर? तो विद्युत भट्टी, इसको इलेक्ट्रिकल फर्नेस कहते हैं। विद्युत भट्टी में कितने ताप पर? 1773 केल्विन ताप पर। तो क्या प्राप्त होता है? व्हाइट या येलो फास्फोरस, दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। फास्फोरस प्राप्त होता है। यहां पर अभिक्रिया देखिए, फॉस्फेट रॉक Ca3PO4 का होल 2 प्लस यही है सेंड SiO2, सेंड 1773 केल्विन ताप पर गर्म किए, कैल्शियम सिलिकेट अलग निकल गया और फास्फोरस के ऑक्साइड प्राप्त हुए। फिर फास्फोरस के ऑक्साइड को क्या करते हैं? कोक के साथ, कार्बन के साथ इसी ताप पर 1773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, और ये दोनों प्रक्रिया ना एक साथ हो जाती है भट्ठी में, एक साथ हो जाती है। तो जब इनके साथ गर्म होता है, रिएक्शन को अलग अलग दिखाया गया है, पर दोनों प्रक्रिया जो होती है साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ हो जाते हैं। तो 1773 केल्विन पर तो क्या प्राप्त होता है? P4 प्लस 10 मोल मतलब 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यही P4 जो प्राप्त हुआ है, यही क्या है? व्हाइट फास्फोरस। तो इसमें प्रमुख पॉइंट जो है याद रखने योग्य, ये फॉस्फेट रॉक, तापमान, विद्युत भट्टी, कोक एंड सेंड और थोड़ी बहुत रिएक्शन, ये इनके महत्वपूर्ण टर्म है। आइए इधर देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। संरचना कहता है कि फास्फोरस माने व्हाइट फास्फोरस, यहां पर क्या लिखना होगा? व्हाइट फास्फोरस आपस में 4 परमाणु से जुड़े होते हैं, माने 4 परमाणु वाले ये अणु हैं। यहां पर देख रहे हैं आप P4, तो 4 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, जिसका बॉन्ड लेंथ 221 pm 221 pm 221 pm तथा बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। फास्फोरस के सभी परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं और बहुत बढ़िया से जानते हैं, नहीं? तो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। यहां पर कुछ संरचना देखे हैं, P P P P, और ये डॉटेड लाइन जो है ये बैक साइड का बॉन्ड है, तो सामने से तो दिखाएगा नहीं, फ्रंटल लाइन से दिखता नहीं है फ्रंट से, तो ये बैक साइड है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन दिखा दिया है। तो और बॉन्ड लेंथ देख लीजिए 221 pm और बॉन्ड एंगल देख लीजिए 60 डिग्री। कोई तकलीफ? आइए इनके कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पहले इनको आप फटाक से नोट कर लें, इनको इरेज करके हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। आइए व्हाइट फास्फोरस के कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। व्हाइट फास्फोरस के गुण क्या होती है? कहता है कि व्हाइट फास्फोरस पर प्रकाश डालने से येलो फास्फोरस में बदल जाता है। जब व्हाइट फास्फोरस को पर क्या करेंगे? लाइट एक्सप्लोज करेंगे
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये येलो फास्फोरस में। जैसे P4 देखिए यहाँ पर व्हाइट है, लाइट डाला अपन, ये P4 किस में कन्वर्ट हो गया येलो में। ये सब इनकी अपरूप है। दूसरा कहता है कि यह काफी जहरीला होता है। याद रखेंगे तीनों फास्फोरस में से कौन सी फास्फोरस काफी जहरीले होते हैं, व्हाइट फास्फोरस काफी जहरीला होता है, इससे एक डिजीज भी होते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा मुख में रखने पर फॉसी जॉ नामक रोग होता है जिसमें जबड़े की हड्डी का विघटन होता है। एक फॉसी जॉ नामक रोग होते हैं, यदि फास्फोरस किसी माध्यम से यदि थोड़ी सी मुंह में चल गए तो ये बीमारी हो जाते हैं फॉसी जॉ। इसमें होता क्या है, तो ये जबड़ी के जो हड्डी होते हैं ना, ये गलने लगते हैं, एकदम ये सिकुड़ने लगते हैं, ये सब पूरा हड्डी गलने लगता है। बड़ी खतरनाक रोग होती है। अगला कहता है यह जल में इनसॉल्युबल होता है, यह जल में घुलता ही नहीं है। तो घुलता कहाँ है, या अल्कोहल मीन्स कार्बनिक पदार्थ CH2 कार्बन सल्फाइड ईथर में सॉल्युबल होता है, माने कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। अगला कहता है यह वायु के संपर्क में आने से रात के समय में धीमी ज्वाला के साथ जलता है, अर्थात इसकी दहन होती है, जिसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इसी को गांव घर में हमारे यहाँ मतलब राकस कहा जाता है। क्या होता है कि जब कोई लाश को जलाए जाते हैं और उसके हड्डी के संपर्क में आते हैं, कोई लट्ठा उठा कोई बम्बू वगैरह आ जाते हैं, उसको बगल में फेंक दिया जाता है, या हड्डी रहते हैं उसमें फॉस्फोरस की मात्रा बची रहती है, तो वायु के संपर्क में जैसे आते हैं वो, तो रात के समय में वो धीमी लौ के साथ उसकी क्या हो जाती है, दहन होती है, जिसको गाँव घर में राकस कहा जाता है। नहीं, और उससे काफी लोग डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉस्फोरेसेंस किसे कहते हैं, तो याद रखना है फॉस्फोरेसेंस को। कहता है कि इसमें तीव्रता से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस को कहां पर रखते हैं, पानी में डुबो करके रखते हैं। यह कास्टिक सोडा मतलब NaOH, इसी को सोडा लाइम भी कहते हैं, में घुलकर फॉस्फिन PH3 देता है। P4 NaOH H2O बन रहा है NaH2PO2 प्लस फॉस्फिन, यही है फॉस्फिन PH3। यह सीधे हैलोजन से रिएक्शन कर ट्राई या पेंटाहेलाइड बनाता है। फास्फोरस 6 क्लोरीन ट्राइहेलाइड, फास्फोरस 10 क्लोरीन पेंटाहेलाइड। देख रहे हैं। तब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है, किनको किनको याद रखें, तो यहां पर देखिए, यह व्हाइट फास्फोरस को प्रकाश डालने से किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। यह काफी क्या होते हैं, जहरीला होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है, व्हाइट फास्फोरस से फॉसी जॉ नामक एक बीमारी होती है। यहाँ पर फॉस्फोरेसेंस, ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, हाँ, इसे कहाँ डुबा करके रखते हैं, पानी में डुबा करके रखते हैं। तो देखिए 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये काफी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है व्हाइट फास्फोरस के, आप इन्हें सदा याद रखें। तो इनको नोट कर लीजिए और देखते हैं रेड फास्फोरस क्या होता है, नोट करें। तो चलिए देखते हैं रेड फास्फोरस के बारे में। नहीं, क्या कहता है रेड फास्फोरस, सबसे पहले देख लीजिए प्रिपरेशन। कहता है कि जब व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर और उदासीन वातावरण होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, इनर्ट मीडियम होनी चाहिए, निष्क्रिय गैस होनी चाहिए। यदि ऑक्सीजन वगैरह रहा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन वगैरह रहें, हाइड्रोजन वगैरह रहें तो ये क्रियाशील अभिक्रिया कर लेंगे। चूँकि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये काफ़ी क्रियाशील होते हैं, कैच कर लेता है फायर को, आग को भी पकड़ लेता है, ये एयर में जलने लगता है, बहुत क्रियाशील होता है। तो माध्यम कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसी होनी चाहिए, उदासीन वातावरण होनी चाहिए। कहता है कि उदासीन वातावरण में गर्म किया जाता है तो रेड फास्फोरस, यहां पर देखिए रेड फास्फोरस प्राप्त होता है। P4 सॉलिड स्टेट में व्हाइट है, 573 केल्विन ताप पर इसे गर्म किए, P4 सॉलिड ही प्राप्त हुआ पर वो रेड फास्फोरस कहलाया।
स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये व्हाइट फास्फोरस से भिन्न होते हैं। कैसे? इसकी संरचना बहुलक नुमा मतलब पॉलीमेरिक। आप आगे बहुलक पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो बहुलक क्या होता है कि छोटे 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 अणु आपस में जुड़ करके बहुत बड़े डेंस अणु का निर्माण करता है, तो उसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नाउन एज पॉलीमराइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। तो इसकी संरचना बहुलक नुमा मतलब पॉलीमेरिक होती है, जिसमें प्रत्येक टेट्राहेड्रल P4, आपने व्हाइट फास्फोरस में देखा होगा कि P4 क्या करता है कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, इसमें ढेर सारे P4 क्या करते हैं कि ये देखिए 1 2 3 4, और इधर देख रहे हैं बॉन्ड खाली, इधर भी देख रहे हैं बॉन्ड खाली है। तो ये बहुत बड़ा लीनियर स्ट्रक्चर का क्या करता है? निर्माण करता है। और प्रत्येक टेट्राहेड्रल जो होते हैं, टेट्राहेड्रल P4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक टेट्राहेड्रल, तो आपस में ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये रही इनकी संरचना से संबंधित कुछ बातें। इधर देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कहता है कि यह कठोर क्रिस्टल है, और देखने से ही पता चलता है कि ये बहुलक है, तो बहुलक है तो क्रिस्टल का निर्माण करेगा ही। तो ये क्या करता है? यह कठोर क्रिस्टल है। दुख की बात यह है कि यह जहरीला नहीं होता है, इसे खा भी लेंगे तो आप नहीं मरेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये रेड है, ये व्हाइट है? क्या रेड प्योरली आपको मिल जाते हैं? जी नहीं, उसमें व्हाइट का भी अंश होता है। क्या व्हाइट प्योर होता है? जी नहीं, उसमें रेड का भी अंश होता है। तो याद रखेंगे, फास्फोरस खाने की चेष्टा ना करें। यह जहरीला नहीं होता है। कहता है कि यह भी जल में घुलनशील नहीं होता। यहां भी क्यों लग गया? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस भी जल में घुलनशील नहीं था, इसलिए भी लग गया कि यह भी जल में घुलनशील नहीं है। परंतु कार्बनिक यौगिक वहां पर लिखे थे अल्कोहल, इथार, कार्बन सल्फाइड, पर यहां पर एक ही शब्द दे दिए। कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, या कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। आगे देखिए कंपैरिजन वाले कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? कंपैरिजन वाले प्रॉपर्टीज। कहता है कि यह व्हाइट फास्फोरस से अधिक स्टेबल होता है। क्या यह सबसे अधिक स्टेबल होता है? मतलब तीनों फास्फोरस में सबसे अधिक स्टेबल यही है? तो कहेंगे नहीं, सबसे अधिक तो ब्लैक वाला है, जो बाद में अब देखने वाले हैं। पर यह व्हाइट फास्फोरस से क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है। यह आसानी से आग नहीं पकड़ता है, स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रिया पर जोर नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें आसानी से आग नहीं पकड़ता है। यह व्हाइट फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। मतलब व्हाइट फास्फोरस देखें कि जैसे ही हम प्रकाश डालें तो येलो में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही उसको एयर में लाएं तो रात के समय में क्या हो गया? वो जलने लगा, जिसको फास्फोरेसेंस कहते हैं। ये सारी घटनाएं आज देखा कि जल्दी क्या करता है कि आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको व्हाइट फास्फोरस को हम पानी में डुबा करके रखते हैं। पर ये क्या होता है कि व्हाइट फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। यहाँ देखिए ना आगे, यह कास्टिक सोडा मतलब NaOH से अभिक्रिया करता ही नहीं है। वो क्या कर रहा था? व्हाइट फास्फोरस क्या कर रहा था कि कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके जल में जब घोल देते थे कास्टिक सोडा के साथ तो फॉस्फिन प्राप्त हो जाता था, पर ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो पूछ सकता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब रेड फास्फोरस को कास्टिक सोडा में घोला जाता है? लिखेंगे नो रिएक्शन। यहीं पर पूछ दिया जाए कि क्या होता है जब व्हाइट फास्फोरस को कास्टिक सोडा में घोला जाता है, तो कहेंगे कि फॉस्फिन फॉर्म्ड। फॉस्फिन क्या होता है? फॉस्फिन बनता है, फॉस्फिन का निर्माण होता है। कहता है कि यह भी ट्राई और पेंटा हैलाइड का हैलाइड बनाता है, पर बड़ा मशक्कत से बनाता है। इसमें थोड़ी ताप उप की आवश्यकता हो जाती है, ये आसानी से अभिक्रिया करता नहीं है। तो ये रही कुछ रेड फास्फोरस की कहानी, तो आप इनको नोट कर लें इत्मीनान से। देखते हैं ब्लैक फास्फोरस क्या कहता है। चलिए आइए देखते हैं ब्लैक फास्फोरस को। ब्लैक फास्फोरस के बारे में क्या कहा गया है कि ब्लैक फास्फोरस के दो रूप होते हैं। देख लीजिए, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। और क्यों कहा गया है इसको अलग अलग रूप वाले फास्फोरस? एक का निर्माण व्हाइट फास्फोरस से होता है और दूसरे का निर्माण ब्लैक फास्फोरस से होता है।
क्लियर। तो पहला कहता है कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस में दो फास्फोरस माना अल्फा बीटा, यहाँ दो नहीं यहाँ दोनों होनी चाहिए, ठीक, यहाँ दोनों फास्फोरस बोले तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का निर्माण अलग अलग विधि से होता है। कैसे? नंबर 1, जब रेड फास्फोरस को बंद ट्यूब में 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है। याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अल्फा ब्लैक फास्फोरस का निर्माण कहां से? रेड फास्फोरस से। अल्फा ब्लैक फास्फोरस का निर्माण रेड फास्फोरस से। रेड फास्फोरस 803 केल्विन ताप पर गर्म किया, किसमें? बंद ट्यूब में, सील्ड बोतल में, एयर वगैरह नहीं होनी चाहिए, तब बनता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। क्लियर। दूसरा कहता है कि जब व्हाइट फास्फोरस को 453 केल्विन माने कम ताप तथा उच्च दाब 4000 से 12000 एटीएम दाब पर, बहुत दाब है, उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो यहां देखिए तो बीटा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है। व्हाइट फास्फोरस 453 केल्विन ताप, 4000 से 12000 एटीएम दाब, ब्लैक फास्फोरस प्राप्त हुआ। स्ट्रक्चर देखिए, इसकी संरचना हेक्सागोनल पॉलीमेरिक होता है। हेक्सागोनल पॉलीमेरिक माने हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 माने प्रत्येक स्ट्रक्चर में 6 सदस्य हैं और सभी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये रही ब्लैक फास्फोरस के संरचना और इनके बनाने के तौर तरीके। यहां याद रखेंगे, बीटा ब्लैक फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से प्राप्त होता है, जबकि अल्फा ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से प्राप्त होता है। देख लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज और फास्फोरस के उपयोग क्या होता है, नोट करें। आइए ब्लैक फास्फोरस के कुछ प्रॉपर्टीज पर विचार कर लेते हैं। देखिए, ब्लैक फास्फोरस को ऑर्थोरोम्बिक भी कहा जाता है। ये संरचना है, आप सॉलिड स्टेट में देखे होंगे। ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो ब्लैक फास्फोरस को ऑर्थोरोम्बिक भी कहा जाता है। कहता है कि यह वायु में सब्लिमेट माने ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातन जिसको कहते हैं कि द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा ठोस यदि गैसीय अवस्था में बदल जाए तो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बिना द्रव अवस्था के यदि बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ब्लैक फास्फोरस ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। तो यह वायु में सब्लिमेट कर सकता है, यह वायु में ऊर्ध्वपातित भी हो सकता है। यह सब्लिमेट होकर, जब वायु में यह ऊर्ध्वपातित होता है, सब्लिमेट होकर मोनोक्लिनिक तथा रोम्बोहेड्रल संरचना बनाता है। मोनोक्लिनिक तथा रोम्बोहेड्रल संरचना बनाता है। यह सबसे स्टेबल होता है। रेड, व्हाइट, ब्लैक तीनों में सबसे अधिक अस्थाई कौन है? तो ब्लैक फास्फोरस सबसे अधिक अस्थाई होता है। यह विद्युत के चालक होते हैं तीनों में, रेड, व्हाइट, ब्लैक में केवल ब्लैक विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। यह नॉन रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया करता ही नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बड़ा स्टेबल है। तो याद रखने योग्य बात 4, 5, 6, यह सबसे स्टेबल होता है, यह विद्युत के चालक होते हैं, यह नॉन रिएक्टिव होते हैं। आइए संपूर्ण फास्फोरस के यूज को देखते हैं। नहीं, कहता है फास्फोरस युक्त उर्वरक बनाने में, पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़े को मारने वाले दवाई बनाने में, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जहरीला होता है कीड़े मकोड़े को, और वाटर इंडस्ट्रीज में वाटर के प्यूरिफिकेशन या फिर उसको उसमें माइक्रोब्स को किल वगैरह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले आप नोट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो चलिए अगले लेक्चर में जब आपके साथ हम सामने आएंगे, नहीं आपके सामने आएंगे, तो लेक्चर 13 के साथ, और उसमें हम लोग फॉस्फिन और फास्फोरस के हैलाइड को, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड को देखेंगे। तो अभी हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, पढ़ते रहें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।